Students, today's I will discuss the fifth lecture of basic mathematics, and in this lecture we will discuss about fundamental of modulus and their properties and question related to modulus. So let me start. देखो मॉडुलस के बारे में हम लोग बताते हैं ना कि मॉडुलस बोल लो और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हो उसको। मॉडुलस का इंडिकेशन क्या होता है? तो मैं बोलता हूँ दो डंडे दे दो, बोलने चालने की कभी में बोल सकते हैं दो डंडे दे दो और इसके अंदर कुछ भी लिख दो तो मैं बोलूंगा ये मॉडुलस हमारे पास है। आई मीन टू से इंडिकेशन ऑफ मॉडुलस। एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस सेम होता है। आई मीन टू से कि जैसे सपोज करो कि मैंने बोल दिया 2 का मॉड बताओ तो हम लोग बोलेंगे 2 -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। एब्सोल्यूट वैल्यू आई मीन टू से मॉडुलस, तो -2 का मॉड कहने का मतलब ये होता है कि मॉडुलस का जो मेन काम होता है ना वो नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है। जहां पे भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी हमारे पास आए उसको पॉजिटिव करना है तो पूरी में लगा दो आप मॉड। तो आप बताओ पूरे में हमने मॉड लगाया तो ये पूरे का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि मॉड हटाएंगे तो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास अंदर -2 था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव हुआ। आई मीन टू से कि एक बात ध्यान देना कि हमारे पास कि 4 का मॉडुलस की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 4, -4 का मॉड की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ऑल्सो 4, 0 की मॉड की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 0। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस का वैल्यू जब भी होगा ना तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आई मीन मॉडुलस लेस देन 0 कभी पॉसिबल नहीं है। यहां से एक बात क्या क्लियर है, मॉड का मेन काम जो हम लोग के पास है ना वो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। जहां पे भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी हमारे पास है उसको पॉजिटिव करना है तो पूरे में लगा दो आप मॉड, ठीक है। आइए इसमें आगे लेकर चलते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान देना, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू हम लोग बोलते हैं x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। बढ़िया से समझना सारे बच्चे। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू बोलेंगे x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। अब सबसे पहली बात कि सर हमारे पास मॉडुलस का वैल्यू x और -x ये हमने लिख कैसे दिया, और बाय द वे अगर लिख भी दिया तो mod x इक्वल टू x mod x इक्वल टू -x है तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि mod x का वैल्यू +-x होगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा। mod x का वैल्यू +-x नहीं होगा। एक्चुअली mod x का वैल्यू x है, mod x का वैल्यू -x है, बट वो पर्टिकुलर कंडीशन में है कि mod x का वैल्यू x हम लोग बोल रहे हैं x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, mod x का वैल्यू -x बोल रहे हैं व्हेन x इज लेस देन 0। तो आइए हम लोग पहले लेकर चलते हैं, हमारे पास है कि मॉडुलस को हमने x और मॉडुलस को हमने -x कैसे लिख दिया। और यहाँ पे एक बात ये भी समझ सकते हो कि mod x का वैल्यू +-x नहीं होगा। रीजन ये भी है, तुम x का कोई भी वैल्यू LHS में पुट करो और x का कोई भी वैल्यू RHS में पुट करो, देखना LHS RHS के बराबर कभी भी नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हो। अगर मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 1 तो 1 पुट करूंगा तो LHS में 1 का मॉड 1, तो ये पूरे का मॉड हो गया 1। अब देखना यहाँ पे RHS में 1 पुट करूंगा तो +-1, तो यहाँ 1 इक्वल टू +-1 ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। मतलब यहाँ से ये बोल सकते हो कि RHS में हमारे पास जो वैल्यू होगा ना वो पर्टिकुलरली दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, x के एक वैल्यू के लिए, और LHS में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे भी हमारे पास LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा। तो साइज सबसे पहले लेके चलते हैं कि मॉडुलस को आपने ना x और मॉडुलस को आपने -x कैसे लिख दिया है। तो स्प्लिटिंग ऑफ मॉड, आई मीन टू से मॉड को स्प्लिट करने का फंडा क्या है, एक्चुअली हम लोग ने कर क्या दिया है, मॉड को स्प्लिट कर दिया है। ध्यान देना, मॉड को हमने ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करके मॉड को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं, हाउ टू ब्रेक द मॉडुलस। कुछ स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स को बढ़िया से समझना है। स्टेप्स फॉर ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस। स्टेप फर्स्ट में हम लोग के पास है, अच्छे से ध्यान दो सारे बच्चे, कि किसी भी मॉड को ब्रेक करना हो ना तो मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है, जो एक्सप्रेशन है, उसको 0 से इक्वेट कर दो और वहां से आप x का वैल्यू निकाल लो। तो आपके पास बताओ
सपोज करो हमने एग्जांपल ले लिया था y इक्वल टू मॉड x, तो हमने क्या बोला, पुट द टर्म इनसाइड द मॉड इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो मॉड के अंदर x है तो हमने x को 0 से इक्वेट कर दिया तो x का वैल्यू 0 आ गया। अच्छे से समझना। स्टेप 2 में हम लोग के पास क्या है कि जो भी x का वैल्यू आया ना उसको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दो। तो नंबर लाइन हमने प्लॉट कर दिया, x का एक ही वैल्यू है तो x इक्वल टू 0 हमने दिखा दिया। अब इस देखो नंबर लाइन का मेरे पास दो पार्ट बन गया है। इस वाला पार्ट को मैं बोलूंगा x इज ग्रेटर देन 0 और ये वाले पार्ट को बोलूंगा x इज लेस देन 0। तो यहां से हम लोग करते क्या है कि स्टेप 3 में कि जितने पार्ट्स हमारे पास नंबर लाइन के बने ना उतने ही केसेस को हम लोग डिस्कस कर देंगे, उतने ही केसेस के लिए हम लोग मॉड को स्प्लिट करेंगे। तो चलो आप बताओ, केस फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूं। तुम्हारी मर्जी है, चाहे x ग्रेटर देन 0 लो, चाहे आप x लेस देन 0 फर्स्ट केस में ले सकते हो। तो चलो केस फर्स्ट में ले लेता हूं मैं, x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे को y इक्वल टू मॉड x को ब्रेक करना है, तो लिखेंगे y इक्वल टू, अब आपको मॉड को ब्रेक करने का यहाँ पे तरीका क्या होगा ना कि ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर लेना x का, और वो x का नंबर मॉड के अंदर जहां जहां पे x है ना वहां पे पुट करो, और मॉड के अंदर का वैल्यू देख लो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है मॉड के अंदर का वैल्यू तो वहां पे मॉड का कोई हमारे पास कोई सेंस बनता नहीं है। आई मीन टू से कि मॉड को हटाकर उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देंगे। तो चलो आप बताओ, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी पुट करते हैं, सपोज करो 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव, पूरे का वैल्यू मतलब नहीं है, अंदर का वैल्यू पॉजिटिव, तो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड को लिखो या ना लिखो इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो y इक्वल टू लिख देंगे x। के सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं, x इज लेस देन 0, y इक्वल टू लेस देन 0 में क्या पुट करें, सपोज करो -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो अंदर का वैल्यू हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया तो मॉड उसको बनाएगा पॉजिटिव, तो मॉड को हटाएंगे और पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके पास x था, मॉड को हटा रहे हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आई मीन माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ना, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x when x is greater than 0 minus x when x is less than 0। अब बोलोगे कि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो बेटा मैं आपके पास यहाँ पे बोलना ये चाहूंगा कि अगर आपने इक्वलिटी साइन नहीं दिया, मेरी बात को पहले समझना। पहली बात तो इक्वलिटी साइन हमें दिखना कि दो केसेस बन रहे हैं ना, तो किसी एक केस पे इक्वलिटी साइन आप होल्ड करा दो। उसके पीछे रीजन ये हमारे पास ये है, ध्यान देना कि अगर इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं कराते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बढ़िया से समझना कि y इक्वल टू मॉड x, आई मीन टू से y इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अगर मैं इसको एज ए फंक्शन के फॉर्म में काउंट करूं ना मैं, तो हमारे पास ये x ग्रेटर देन 0 और ये x लेस देन 0 के लिए मॉड x डिफाइन हुआ। इसका मतलब है x का वैल्यू 0 के लिए मॉड x डिफाइन नहीं है, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे ना तो y का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जरा सोचो कि x का वैल्यू 0 के लिए y का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी पक्की बात है कि ये फंक्शन हमारे पास x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। तो रहा सवाल कि x का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करूं कि यहाँ पे पुट करूं सच दैट y का वैल्यू 0 हो जाए, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे भी पुट करोगे सर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि इक्वलिटी साइन आप इस पे दे दो या इक्वलिटी साइन आप इस पे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से मैं इक्वलिटी साइन के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि इक्वलिटी साइन देते समय इस बात को ध्यान में रखना कि देखना कितने केसेस बने हैं। मेरे पास दो केसेस बने हैं, उस दोनों केसेस में कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे का डिजिट दिखाई दे रहा है 0, तो आप 0 को इंक्लूड कर दो, ठीक है, और एक बार ही इंक्लूड करना। आई मीन टू से आप ऐसे भी लिख सकते थे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x दैट इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, और इक्वलिटी साइन आप यहां पे भी लगा सकते हो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए इस मॉड को फिर से हम लोग ब्रेक करते हैं कुछ डिफरेंट आई मीन टू से एग्जांपल लेकर। देखो बच्चों, हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। मेरे को मॉड को स्प्लिट करना है, तो स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या था, याद करो आप कि पुट द टर्म इनसाइड द मॉड इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से x माइनस 3 को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3। अब स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है कि जो भी x का वैल्यू आया ना उसको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दो। तो सबसे पहले 2 दिखाया, इसके बाद हमने 3 दिखाया। अब ध्यान रखिए इस नंबर लाइन के मेरे पास 3 पार्ट्स बन गए। मैं बोलूंगा कि ये वाला पार्ट जो होगा x इज ग्रेटर देन 3, ये वाला पार्ट जो होगा x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, ये वाला पार्ट जो होगा x इज लेस देन 2। तो यहाँ पे स्टेप 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने हमारे पास पार्ट्स बन गए ना उतने केसेस को लेकर डिस्कस कर दो, उतने केसेस को लेकर मॉड को स्प्लिट करो, आई मीन मॉड को ब्रेक करो आप। तो आप बताओ केस फर्स्ट में कुछ भी ले लो, तीनों में से कोई भी है। केस फर्स्ट मैं लेता हूं x इज लेस देन 2। बस ध्यान ये रखना है कि
कि जिस केस के लिए भी आपको डिस्कस करना है, से ब्रेक करना है मॉड को ना, उस केस के अंदर कोई भी x का एक वैल्यू लेना और पूरे में पुट करना, जहां जहां मॉड के अंदर x है वहां वहां x के बदले पुट करना, और पुट करने के बाद देखना अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो मॉड को हटाकर एज इट इज लिख दो, अंदर का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मॉड को हटाओ और पूरे में माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो आप बताओ, लेस देन 2 सपोज करो 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 2 नेगेटिव, तो माइनस मॉड को हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 माइनस 3, जो वैल्यू इसमें पुट करना है वही वैल्यू इसमें ही पुट करना है, 1 माइनस 3 नेगेटिव, मॉड को हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर दो, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, आई मीन टू से माइनस 2x प्लस 5, y का वैल्यू आ गया। ठीक है, केस सेकंड की बात करता हूं मैं। केस सेकंड, x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, सपोज करो 2.5 पुट करते हैं, तो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, मॉड को हटाओ एज इट इज लिख दो, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, मॉड को हटाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन टू से y इक्वल टू x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस x कैंसिल, y इक्वल टू 1 आ गया। केस थर्ड में x का वैल्यू मैं लेता हूं ग्रेटर देन 3, दिस वन। तो चलो बताओ, ग्रेटर देन 3 में सपोज करो कि मैं x का वैल्यू 4 पुट करूं, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, मॉड को हटाकर एज इट इज लिख दो आप, आई मीन टू से y इक्वल टू 2x माइनस 5 आ गया। तो आप एक बात बताओ, ओवरऑल मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, यहां पे देखना अच्छे से सारे लोग, ओवरऑल y इक्वल टू मैं बोल सकता हूं इस केस के लिए आ गया माइनस 2x प्लस 5, x लेस देन 2, फिर हमारे पास आ गया y का वैल्यू 1, x लाइज बिटवीन 2 एंड 3, फिर हमारे पास आ गया 2x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन 3। अब बताओ हमारे पास 3 केसेस बने, तो इक्वलिटी साइन की बात करेंगे, तो उस इक्वलिटी साइन को देते समय बस इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को कि हमारे पास केसेस में कौन कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है। डिजिट मेरे पास 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 और 3 को कहीं पे भी आप इंक्लूड कर दो, तुम्हारी मर्जी, सब जगह चलेगा। मैंने x इक्वल टू 2 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, x इक्वल टू 3 हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 और 3 को यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते थे, वो भी हमारे पास सही है मॉड को ब्रेक करने का तरीका। आई मीन फाइनल जो हमारे पास मॉड को ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन कहाँ से x के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड होगा, वो भी सही हो जाएगा हमारे पास। तो इक्वलिटी साइन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप देते हो, बट इक्वलिटी साइन देना मस्ट है, इट शुड बी रिमेंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट मॉड को फिर हम लोग ब्रेक करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन और, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 5, मेरे को मॉड को स्प्लिट करना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या बोलेंगे, पुट द टर्म इनसाइड द मॉड इक्वल टू 0, आई मीन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो दो पैरामीटर हमारे पास है, 2 वेरिएबल है, तो हम लोग 2 नंबर लाइन लेंगे, x का वैल्यू 0 और यहाँ पे लेंगे हम लोग y का वैल्यू 0। 2 नंबर लाइन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है मॉड के अंदर, एक x है और एक y है, तो 2 नंबर लाइन लिया। अगर 3 वेरिएबल होता तो 3 नंबर लाइन हम लोग लेते हैं। एनीवे, अब तुम बताओ इस नंबर लाइन के 2 पार्ट बन गए हैं, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। इस नंबर लाइन के 2 पार्ट बन गए हैं, y इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास 4 केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। तो आइए केस फर्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं, क्या x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। एक बार दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार दोनों नेगेटिव लेंगे, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक बार x पॉजिटिव और y नेगेटिव लेंगे और उस तरीके से मॉड को हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो चलो बताओ, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 लेते हैं, तो अंदर का वैल्यू दोनों का पॉजिटिव आ गया, तो x प्लस y इक्वल टू 5 लिख दो, मॉड को हटाकर एज इट इज लिख देंगे। केस सेकंड की अगर मैं बात कर लूं, क्या x नेगेटिव और y पॉजिटिव। चलो बताओ, x का वैल्यू नेगेटिव, -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो अंदर का वैल्यू नेगेटिव, देखो -1 का मॉड पॉजिटिव होगा लेकिन मेरे को अंदर के वैल्यू से मतलब है, इस बात को ध्यान में रखना। तो -1 हमारे पास हो गया नेगेटिव होगा तो मॉड को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का वैल्यू y का वैल्यू पॉजिटिव है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 5। केस थर्ड मैं लेता हूं x नेगेटिव y नेगेटिव। x नेगेटिव y नेगेटिव कहने का मतलब है कि x का वैल्यू लेते हैं -1, y का वैल्यू लेते हैं -1, तो अंदर का वैल्यू दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों नेगेटिव होगा तो मॉड को हटाएंगे तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -6 हो जाएगा और प्लस ये -y इक्वल टू 5 हो जाएगा। केस 4 हमारे पास क्या हो गया, हम लोग लेते हैं x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, ध्यान देना हमारे पास। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव लेंगे तो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ये अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो इस प्रकार हमारे पास x y इक्वल टू 5 आ गया। चारों केस को हमने ब्रेक कर दिया है। अब ध्यान देना मेरे पास को इक्वलिटी साइन की बात है, तो इक्वलिटी साइन देते समय हमने बताया था इस बात पे कि हमारे पास इक्वलिटी साइन देते समय ये बात ध्यान में रखना कि जितने केसेस बनेंगे हमारे पास, उस केसेस में देखना कौन कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है, जो डिजिट दिखाई दे रहा है उसको इंक्लूड करते चले जाओ। तो यहाँ पर देख रहा हूँ ना कि फर्स्ट केस में, सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस में सिर्फ x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0,
y का वैल्यू 0 ही दिखाई दे रहा है, तो आप x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 कहीं पे भी आप इंक्लूड कर दो, तुम्हारी मर्जी है, सब जगह चलेगा। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया, क्लियर है? तो इस तरीके से आप मॉड को आप ब्रेक कर सकते हैं। अब यहां पे ही हम लोग आइए लेकर चलते हैं ध्यान देना सारे लोग, अगर हमने आपके पास बात किया इफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 और ये पूरे का मॉड होने देते हैं, अगर मैं इस मॉड को ब्रेक करना चाहूं तो मेरी बात को समझना, तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वही काम करेंगे कि पहले अंदर को 0 से इक्वेट करेंगे, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे, आई मीन टू से कि अंदर वाले को पहले ब्रेक करेंगे जो हमारे पास है, फिर उसके बाद जो मॉड है फिर उसको ब्रेक करेंगे हम लोग। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलते चलेगा। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है कि हमारे पास की बहुत सारा मॉड लगा दो उसको ब्रेक करने की बात करेंगे तो हम लोग टेंशन में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसा एक्चुअली क्वेश्चन जेई कभी पूछता नहीं है और ना पूछेगा आपके पास, लिटरली आई टेल यू वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, बट उस प्रॉपर्टीज के पहले कुछ क्वेश्चन लिख लो आप कि मॉड को ब्रेक करने का तरीका आप लोग सीख लोगे, कैसे हम लोग मॉड को ब्रेक करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन लिख लो आप लोग, मॉड को ब्रेक कर लेना। बस ये ध्यान देना कि मॉड को हम लोग ब्रेक करने का मतलब ये है ना कि जो मॉड के अंदर है ना जो एक्सप्रेशन उसी को 0 से इक्वेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ना मॉड के अंदर एक्सप्रेशन x-2 है, x नहीं है, तो हम लोग x-2 को ही 0 से इक्वेट करेंगे और जो x का वैल्यू पुट करेंगे ना वो मॉड के अंदर जो जहां पे x होगा ना वहीं पे वैल्यू पुट करेंगे x का, मॉड के बाहर वाले x से हमको कोई मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए और आइए लेके चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ध्यान दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। और मैं एक बात बता दूं कि मॉडुलस का प्रॉपर्टी हो या किसी भी मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड उसका प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी को जानने से फायदा तभी है जब उसका यूज करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर यूज करने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो प्रॉपर्टी वो आपके लिए फ्रूटफुल है, अदरवाइज फिर वह बस जस्ट वो कॉपी की शोभा को ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आइए लेके चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में, ध्यान देना सारे लोग, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स के वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा रखा है, ठीक है। सेकंड में मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं एक्स के सारे वैल्यू के लिए। जब एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा हूं तो मान के चलेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब रहा सवाल कि सर इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो बड़ा आसानी सा क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। सपोज करो कि हमने क्वेश्चन में दे दिया सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान देना मेरी बात को, सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका तो ये होगा मॉड को सर स्प्लिट करो आप। मॉड को स्प्लिट करोगे तो दो केस बनेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x का वैल्यू लेस देन 0। ध्यान देना है, और दोनों के लिए हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन हम लोगों को इस प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका समझना है, तो सॉल्यूशन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है। हमने एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं t, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो t का वैल्यू 2 आ जाएगा और t का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो बट मेरे को t के वैल्यू से मतलब नहीं है, मतलब है मॉड के वैल्यू से, आई मीन टू से मतलब है x के वैल्यू से। तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2, आई मीन t का वैल्यू मॉडुलस ऑफ x पुट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, अभी आगे मैं शॉर्टकट बताऊंगा मैं और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं। मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 2 होने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू 2 भी होगा और x का वैल्यू -2 भी होगा, क्योंकि -2 का मॉड भी 2 होगा। उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 3 होने के लिए बोल सकता हूँ ना कि x का वैल्यू 3 भी होगा, x का वैल्यू -3 भी होगा। देयरफॉर फाइनल जो आंसर जाएगा x इक्वल टू 2 -2 3 और -3। तो पहले बताओ इसको कैसे प्रॉब्लम में यूज करते हैं, समझ में आ रहा है ना। मतलब कहीं पे भी अगर रिक्वायरमेंट हो हमारे पास कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो हम लोग एक्स स्क्वायर से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आइए लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग। देखो बच्चा, थर्ड में x इंटू वाई का जो मॉड होगा ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉड x इंटू मॉडुलस ऑफ y। इन जनरल
x1 इंटू x2 इंटू xn का जो मॉड होगा ना, ये इक्वल टू x1 का मॉड इंटू x2 का मॉड इंटू xn के मॉड के बराबर होगा। अब यहाँ पे बोलोगे x और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा रियल नंबर ही पढ़ना है। अगर किसी ने बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो मैं बोलूंगा वो भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये हमारे पास प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है ना। बट अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे, हम लोग रियल नंबर से ही रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर में, x बाई y का जो मॉड होता है ना, उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x बाई मॉडुलस ऑफ y प्रोवाइडेड मॉडुलस ऑफ y इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये मान के चलो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी आपके पास वैलिड है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे 5 में, मॉडुलस ऑफ x टू द पावर n दैट इज इक्वल टू, इसमें बहुत सारे केसेस हमारे पास बनते हैं। मैं बोलूंगा x टू द पावर n इफ n इज इवन, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा x टू द पावर n और ये माइनस x टू द पावर n। बढ़िया से समझना, ये हमारे पास तभी होगा जब यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि n का वैल्यू आई मीन टू से x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ये मैं बोलूंगा x का वैल्यू लेस देन 0, और ये दोनों सिचुएशन तभी होगा जब हमारे पास n इज ऑड होगा, इज ऑड होगा। इस बात को ध्यान में रखना सब लोग, ठीक है। आप इसको एग्जांपल लेके भी प्रूफ कर सकते हो, आई मीन टू से x का वैल्यू पुट करके और n का वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हो। LHS हमारे पास RHS के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए लेके चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। देखो हम लोग ना एज अ प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे, और ये अलग बात है कि वो एक प्रॉब्लम का टाइप भी चलेगा कि अगर मॉडुलस का प्रॉब्लम इस तरीके का होगा तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर मॉडुलस का प्रॉब्लम इस तरीके से हुआ तो हमने इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब जैसे जैसे मैं बताते चला जाऊं वैसे वैसे माइंड में उस चीज को आप बिठाते चले जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोग लेकर चलते हैं, इफ मॉडुलस ऑफ fx इक्वल टू k वेयर k इज ग्रेटर देन 0, मैं मान के चलता हूं अभी हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ fx का वैल्यू मैं लेस देन k बोल दूं, या फिर हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ fx का वैल्यू मैं ग्रेटर देन k की बात कर दूं, जहां पर k का वैल्यू पहली बात मैं मान रखा हूं कि k का वैल्यू ग्रेटर देन 0। हम लोग k का वैल्यू लेस देन 0 के लिए भी बात करेंगे और k का वैल्यू इक्वल टू 0 के लिए भी बात करेंगे। तो मान के चलो एक और प्रॉपर्टी है, या फिर मान के चलो ये एक और क्वेश्चन का मैंने टाइप बता रखा हूं मैं कि इस क्वेश्चन का टाइप हमारे पास क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे हमारे फर्स्ट को ले लिया मैंने कि अगर fx का मॉड हमारे पास इक्वल टू k होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं अभी k का वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे, देन डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे fx इक्वल टू प्लस माइनस k। ये अंडरस्टूड है। fx का मॉड इक्वल टू k हमारे पास होगा तो fx का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू या तो k होगा, fx का वैल्यू या फिर माइनस k होगा, क्योंकि माइनस k का मॉड भी हमारे पास k ही होगा। अब रहा सवाल कि इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान सा है। जैसे सपोज करो कि अगर हमने बोल दिया आपके पास कि if मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3 सॉल्व इट, तो आप बताओ कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3 ये इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो मैं यहां से डायरेक्टली बोल सकता हूं कि x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहां से बड़े आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3। तो x का वैल्यू यहां से 5 हो गया और यहां से x का वैल्यू हो गया माइनस 1, देयरफॉर x का वैल्यू माइनस 1 एंड 5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करना है समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए आइए इसी में सेकंड केस को लेकर चलते हैं हम लोग। ध्यान देना कि इफ मॉडुलस ऑफ fx लेस देन k होगा ना, देन fx का वैल्यू मैं बोलूंगा लाइज बिटवीन माइनस k टू प्लस k। इट शुड बी रिमेंबर, ठीक है। सारे को मैं प्रूफ करूंगा आगे, ये ध्यान देना, मॉडुलस में सारे को मैं प्रूफ करूंगा कि एक्चुअली इसका प्रॉपर्टी ये कैसे होता है। और दूसरी बात कि अगर प्रॉपर्टी अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस बात को भी अभी मैं डिस्कस करूंगा एज अ एग्जांपल, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि मॉडुलस ऑफ fx लेस देन k, जहां पर k का वैल्यू मैं पहले ही मान के रखा हूं कि k का वैल्यू ग्रेटर देन मेरे पास 0 होना चाहिए। तो जैसे ही k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मैं बोलूंगा fx लाइज बिटवीन माइनस k टू प्लस k। इसको एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि हमने दे दिया सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट में दे दिया मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, सेकंड में दे दिया मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5, थर्ड में दे दिया मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 7। बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो अच्छे से।
फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, तो यहां से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ना कि x का वैल्यू -2 से +2 के बीच में होगा, अभी जो हमने प्रॉपर्टी बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 होता ना तो मैं x का वैल्यू बोलता -5 से x का वैल्यू 5 के बीच में होता। इक्वलिटी साइन है तो इक्वलिटी साइन आप दोनों पे लगा दो, इक्वलिटी साइन का बस इतना ही यहां पर सेंस है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना कि मॉडुलस ऑफ x - 2 लेस देन और इक्वल टू 7, तो बड़े बड़े आराम से यहाँ पे बोल सकते हैं कि x - 2 का वैल्यू जब भी लाई करेगा तो -7 से +7 के बीच में होगा। इक्वलिटी साइन है तो इक्वलिटी साइन को देते हुए हमने लिख दिया है। अब x का वैल्यू चाहिए तो 2 इधर ले जाओ तो 2 हमारे पास इस साइड भी जाएगा, तो 2 - 7 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 + 7, आई मीन टू से कि -5 से x का वैल्यू 9 के बीच में होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर नॉट? अब किसी ने बोल दिया कि सर बाय द वे कि मेरे को यहाँ पर प्रॉपर्टी पता नहीं है, या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी मेरे को पता नहीं है और मेरे को इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना। तो सॉल्व करना है बिना प्रॉपर्टी के, तो आइए उसे भी लेके चलते हैं हम लोग। अच्छे से ध्यान देना बच्चों। मेथड 2, सिंस मॉडुलस ऑफ x - 2 लेस देन और इक्वल टू 7, मेरे को प्रॉपर्टी याद नहीं है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, और मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को ही नहीं, मॉड से रिलेटेड कैसा भी इक्वेशन या फिर इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को अगर मेरे को सॉल्व करना हो ना, तो उसके लिए बिल्कुल ये यूनिवर्सल मेथड हमारे पास होगा। आई मीन टू से यही यूनिवर्सल मेथड होगा जो अभी बताने जा रहा हूं कि मॉड से रिलेटेड इक्वेशन या इन इक्वेशन बेस्ड जैसा भी क्वेश्चन होगा ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक यूनिवर्सल मेथड है। वो यूनिवर्सल मेथड क्या है, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझते हैं, बट वही है मॉड को ब्रेक करना। आई मीन टू से मॉड को ब्रेक करने का जो तरीका हमने बताया था, उसी तरीकों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाओ। तो आप बताओ, मॉड को ब्रेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि पुट द टर्म इनसाइड द मॉड इक्वल टू 0, तो x - 2 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2, तो इसको नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया x इक्वल टू 2। दो केसेस बन जाएंगे, ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2। केस फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, x इज लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए हम लोग क्या पुट करें, सपोज करो 1 पुट करते हैं, 1 - 2 -1 नेगेटिव, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी होगा, जैसा कि हमने बता रखा है। सॉल्व करो तो आप बताओ कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x - 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ठीक है। इसे फर्स्ट मान लेना है, इससे जो आंसर आया उसको सेकंड मान लेना है। अभी रुक जाना, केस सेकंड की फिर बात हम लोग करते हैं। केस सेकंड आई मीन x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए कोई भी डिजिट पुट करते हैं, सपोज करो हमारे पास 3 पुट करेंगे, 3 - 2 पॉजिटिव, तो मॉड को हटाकर एज इट इज लिख दो, x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 7, आई मीन टू से x इज लेस देन और इक्वल टू 9। इसे हम लोग कर लेते हैं 3 और इससे जो आंसर आया उसको कर लेते हैं हम लोग 4। तो यहां पे हम लोग बोलना है हम लोगों को फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड यूनियन थर्ड इंटरसेक्शन फोर्थ। रीजन बिहाइंड इट जरा सोचो बढ़िया से, हमने इस केस के लिए आंसर निकाला, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि मैं इस केस को सॉल्व कर रहा हूं, x लेस देन 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो लेस देन 2 के लिए सॉल्व कर रहे तो जो वैल्यू आना चाहिए वो लेस देन 2 ही आना चाहिए ना। इसका मतलब जो भी वैल्यू आए दोनों में कॉमन ले लो। उसी तरीके से यहां पे जो भी वैल्यू आए दोनों में कॉमन ले लो। और आंसर के लिए हमने यूनियन को क्यों ले रखा है, तो बताना है भैया, हमें यहाँ पर सोचना है कि दिस फर्स्ट केस के लिए सॉल्यूशन निकलेगा या फिर सेकंड केस के लिए सॉल्यूशन निकलेगा। तो आइदर आंसर फर्स्ट केस से आएगा या फिर सेकंड केस से आएगा। उसी तरीके से आगे बन सकता है थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 कुछ भी आगे जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने सारे हमारे पास मॉड होगा किसी भी क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये यूनियन लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास मैं बता रखा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स के वेरी फर्स्ट या सेकंड क्लास में कि हमारे पास आइदर या और का केस बनता है तो हम लोग यूनियन लेके चलते हैं, और एंड का केस बनता है तो हम लोग इंटरसेक्शन लेकर चलते हैं। तो आप बताओ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड की बात करेंगे। अब इंटरसेक्शन लेने का तरीका भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लेते कैसे हैं, तो हमने नंबर लाइन प्लॉट कर दिया इंटरसेक्शन के लिए। उस नंबर लाइन पे देखना कि फर्स्ट और सेकंड में जो जो डिजिट दिखाई क्या क्या दे रहा है 2 और -5, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, ये -5 और ये 2, ठीक है। अब फर्स्ट को हम लोग को क्या करना है, लाइन के ऊपर सेलेक्ट कर दो फर्स्ट वाले रीजन को, और सेकंड वाले रीजन को लाइन के नीचे सेलेक्ट कर दो, ताकि पता चल जाए ऊपर नीचे कॉमन कहां से कहां तक रीजन गया। तो आप बताओ फर्स्ट लेस देन 2 है, लेस देन 2 हमने लाइन के ऊपर सेलेक्ट कर दिया -∞ तक, साथ में 2 पे ब्लैंक रहा क्योंकि हमारे पास लेस देन 2 है, ओपन इंटरवल है। सेकंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हमने ले लिया। तो इस तरीके से देख रहे हो ना, ऊपर नीचे कॉमन हमारे पास x का वैल्यू -5 से लेकर 2 तक चला गया।
ठीक है ना। अब आगे लेकर चलते हैं हम लोग थर्ड इंटरसेक्शन 4। देखो बच्चों, थर्ड इंटरसेक्शन 4, फिर वैसे ही नंबर लाइन ले लो, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। थर्ड और फोर्थ में दिखाई दे रहा है 2 एंड 9, तो हम लोग x इक्वल टू 2 ले लिया और x इक्वल टू 9 ले लिया। थर्ड में बोला गया ग्रेटर देन 2, लाइन के ऊपर हमने साइडेड कर दिया, 2 पे ब्लैंक कर दिया हमने। और ये बोला गया लेस देन और इक्वल टू 4, 4 में तो लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 9, तो लेस देन और इक्वल टू 9 लाइन के नीचे साइडेड कर दिया। तो यहाँ से देख रहे हो ऊपर नीचे कॉमन पार्ट आ गया, 2 से लेकर हमारे पास 9 के बीच में। तो हमने आंसर क्या लिखा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड यूनियन, थर्ड इंटरसेक्शन 4। आई मीन टू से फाइनली दिस एंड दिस का चलेगा हमारे पास क्या, यूनियन। अच्छे से ध्यान देना मेरी बात को। तो दिस एंड दिस का यूनियन चलेगा हमारे पास, तो क्या होगा आप बताओ, x का वैल्यू -5 से लेकर 2 के बीच में, यूनियन हमारे पास 2 से लेकर करके 9 के बीच में। अब मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि जो हमने केस लेकर ब्रेक किया है ना, तो उसमें से देखना कि केसेस में इक्वालिटी शायद हमने नहीं दिया था, लेकिन मॉड को जब ब्रेक करते हैं तो हमने बता रखा था कि 2 केस बनेगा, तो दोनों में देखना कि कौन कौन सा डिजिट दिखाई दे रहा है। अगर एक डिजिट दिखाई दे रहा है 2, तो 2 को इंक्लूड कर देना। अगर 2 डिजिट दिखाई दे रहा है तो दोनों को इंक्लूड कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस बना था ना, उस दोनों केसेस में 2 ही दिखाई दे रहा था, तो 2 को कहीं पे हमने इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे थर्ड इंटरसेक्शन अगर मैं 4 की बात करूंगा ना, तो यहाँ पर देखना 2 इसमें ब्लैंक नहीं होगा, 2 आ जाएगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा, क्योंकि 2 पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो 2 पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल पड़ेगा, तो 2 पे यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल पड़ेगा। तो इस तरीके से बताओ, तो यहाँ से ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, -5 से 2 और 2 से 9। आई मीन टू से मैं बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर -5 से लेकर x का वैल्यू 9 के बीच में, दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो मेरे पास वही आंसर है, -5 से 9 के बीच में। तो बोलोगे सर ये मेथड थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल है। आई मीन टू से कि हमारे पास प्रॉपर्टीज कहीं पे मिस कर गए, आपको याद नहीं रहा, तो मॉडुलस का ब्रेकिंग का जो फंडा है ना, उसको हम लोग लगाते हुए इक्वेशन या इनइक्वेशन किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना, केस फर्स्ट अगर हमारे पास बना तो केस फर्स्ट के लिए जो आंसर आया उस दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे। केस 2 जो बना उससे जो आंसर आया उस दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे। केस 3 जो बना उससे जो आंसर आया उस दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे। और फाइनली सबका यूनियन चलेगा। रीजन बिहाइंड इट, आइदर इस केस से आंसर निकल सकता है, इस केस से निकल सकता है और इस केस से निकल सकता है। तो और कहने का मतलब है कि हमारे पास यूनियन को ही हमारे पास काम करवाएंगे। आई मीन यूनियन से ही हम लोग काम चलाएंगे, यूनियन ही पार्टिसिपेट करेगा। इज इट क्लियर नॉट? ओके, आइए इसको फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं देता हूं आपको, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी को भी पहले हम लोग डिस्कस कर देते हैं। थर्ड में बोले तो हमारे पास क्या था, मॉडुलस ऑफ fx का वैल्यू ग्रेटर देन k, देन मैं k का वैल्यू मान के चल रहा हूं भी ग्रेटर देन 0 है, तो मैं यहां से बोलूंगा fx इज लेस देन -k और fx इज ग्रेटर देन k। इट शुड बी रिमेंबर। मैं फिर बोल रहा हूं ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे मॉडुलस में प्रूफ करेंगे। आई मीन fx इज लेस देन -k और fx इज ग्रेटर देन k, और बोल लो या फिर यूनियन बोल लो। रहा सवाल किसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, तो जैसे प्रॉब्लम में हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस को, इसके पहले वाले प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका हम लोग क्वेश्चन के तरीके से हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन में हम लोग यूज किए थे, वैसे ही इसको भी यूज कर लो। सपोज करो कि हमने क्वेश्चन में दे दिया सॉल्व फर्स्ट में मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2, सेकंड में मॉडुलस ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सॉल्यूशन में आओ। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो सिंस मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2, आप बताओ ये इसको फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो x शुड बी लेस देन -2 यूनियन x शुड बी ग्रेटर देन 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटरवल वाइज भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है मॉडुलस ऑफ x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी काम करेगा। इक्वलिटी साइन है तो इक्वलिटी साइन देते हुए चलेंगे हम लोग। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x - 1 लेस देन और इक्वल टू -3 यूनियन x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 1 को इस साइड ले जाओ, x इज लेस देन और इक्वल टू -2 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। दिस इज द फाइनल आंसर। आई मीन टू से हियर x बिलोंग्स टू इंटरवल वाइज लिख दो, -∞ से -2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को मॉडुलस को जैसे ब्रेक करने का जो तरीका था मेथड 2, उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ लॉन्ग मेथड जाएगा,
ठीक है ना। तो वो तरीके को भी हम लोग अपनाएंगे आगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा तो कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी, इसका एक अपना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर प्रॉब्लम का टाइप ये होगा तभी हम लोग ये इसको यूज कर सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर मैं बोल दूं x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड ग्रेटर देन 2, तो पक्की बात है वहां पे ये प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉड है और वहां पर दो मॉड आपने दे दिया। तो जब दो मॉड या दो से ज्यादा मॉड, आई मीन टू से कि जब हमारे पास क्वेश्चन का टाइप ये ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही हमारे पास जो यूनिवर्सल मेथड था, ब्रेकिंग ऑफ मॉड का जो तरीका वाला जो मेथड था, उसी को हम लोग यूज करके क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आइए लेके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अभी हमने पढ़ रखा था कि k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए। अब आइए लेके चलते हैं k का वैल्यू लेस देन 0 की बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमने दे दिया इफ मॉडुलस ऑफ fx इक्वल टू k, फिर हो सकता है मॉडुलस ऑफ fx लेस देन k, फिर हमने ले लिया मॉडुलस ऑफ fx ग्रेटर देन k। इसके पहले हमारे पास k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था। अब लोग चलते हैं हम लोग k का वैल्यू लेस देन 0 की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इस मॉड को हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे। आई मीन टू से यहाँ से हमारे पास मॉड को ब्रेक करके आंसर कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से। आई मीन टू से प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस वन। तो आइए फर्स्ट में लेके चलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ fx इक्वल टू k। अब तुम बताओ कि k का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है। मॉडुलस का वैल्यू जब भी जानते हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो तुम बताओ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इक्वल टू नेगेटिव, क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं। तो मैं बोलूंगा यहाँ से डायरेक्टली x बिलोंग्स टू 5। आई मीन टू से x बिलोंग्स टू 5 कहने का मतलब ये हुआ देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन इज ट्रू। इज इट क्लियर नॉट? राइट नाउ? ओके, जैसे सपोज करो कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू -1। आंसर में क्या बोल दूंगा मैं? x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता सर। x का किसी वैल्यू के लिए नहीं हो सकता है। मॉड का वैल्यू जब भी होगा तो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इस तरीके का सिचुएशन होगा तो डायरेक्टली बोल देंगे नो सॉल्यूशन। ओके, सेकंड की बात करते हैं। ध्यान देना, fx का मॉड लेस देन k। तुम बताओ कि हमारे पास k का वैल्यू नेगेटिव और ये पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन नेगेटिव, इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ध्यान देना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इक्वल टू नेगेटिव नहीं हुआ, तो लेस देन नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे भी बोलूंगा x बिलोंग्स टू 5। आई मीन टू से कि यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि नल सेट बोल दो, सेट के रेस्पेक्ट में या फिर x के रेस्पेक्ट में। तो x का कोई भी वैल्यू इस इन इक्वेशन के लिए सही नहीं होगा। आई मीन टू से कि आप बोल सकते हैं देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच इन इक्वेशन इज ट्रू। राइट ना? तो ऐसा सिचुएशन होगा तो x बिलोंग्स टू डायरेक्टली 5 बोल दो। आई मीन टू से कि अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया कि सॉल्व x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 1, ये पूरे का मॉड हमने बोल दिया लेस देन और इक्वल टू -3 सॉल्व करना है। तो मॉडुलस का वैल्यू हमारे पास लेस देन -3 तो कभी हो ही नहीं सकता। इक्वल टू -3 नहीं होगा तो लेस देन -3 कैसे होगा? तो डायरेक्टली आंसर में बोल देंगे हमारे पास x बिलोंग्स टू 5। ओके, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, अब ग्रेटर देन की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ fx ग्रेटर देन k। ठीक है, अब बताओ कि k का वैल्यू नेगेटिव हमारे पास है और यहाँ पे ये वाला पूरा वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब मॉडुलस का वैल्यू हमारे पास बोला गया है ग्रेटर देन k। जस्ट लिसन टू मी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन नेगेटिव, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? तो मैं बोलूंगा हाँ, यस, ऑलवेज पॉसिबल। आई मीन टू से मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ध्यान देना, देखो बच्चा, हमने क्वेश्चन में दे दिया सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर पहले ग्रेटर देन देता हूं -5 फर्स्ट में। सेकंड में दे दिया x बाई x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन -2। थर्ड में दे दिया x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 4 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। x का वैल्यू निकालना है। तो पहले वाले में तो हम लोग बोल देंगे आंसर। ध्यान देना, इसका जो आंसर होगा मॉडुलस का वैल्यू हमेशा -5 से बड़ा होगा, तो x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल वैल्यूज। तो इसके लिए भी आंसर बोलेंगे कि हमारे पास x बिलोंग्स टू r, मॉडुलस का वैल्यू हमेशा -2 से बड़ा होगा, x बिलोंग्स टू r। बट किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर x बिलोंग्स टू r नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान देना, x बिलोंग्स टू r नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे ना तो 1 - 1 0 और समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड इज ग्रेटर देन -2, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी हमारे पास है।
What does it mean by this? It means only that. What does it mean? कि x belongs to R except हमारे पास होगा 1. x के सारे वैल्यू के लिए except 1, क्योंकि 1 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है. इसका मतलब है कि यहां पर से हमारे पास जो आंसर बोलेंगे, ध्यान देना, x belongs to R, ये लिखना हमारे पास गलत हो जाएगा. आंसर होगा x belongs to R except, जब देखो डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, कहां पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो अनडिफाइंड हमारे पास देख लो x² - 4 को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x² - 4 = 0, तो x² = 4, तो x का वैल्यू +-2, तो यहां डायरेक्टली बोलेंगे x belongs to R except +-2. ध्यान देना बच्चों, दिस इज द साइन ऑफ एक्सेप्ट. आई मीन टू से कि हमारे पास x का सारा वैल्यू उसमें से हटा दे रहे हैं +-2. तो क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दो, इसको मैंने इरेज नहीं किया था जानबूझ करके. इसका मतलब ये है सर कि fx का वैल्यू, fx का जो मॉड है ग्रेटर देन हमारे पास k है, हमारे पास x के सारे वैल्यू के लिए सही नहीं होगा. ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. x belongs to R. मैं यहां पे ये बोलूंगा कि ये x का वो वाला वैल्यू होगा सॉल्यूशन में जिसके लिए fx डिफाइंड होगा, या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि x का सारा वैल्यू सॉल्यूशन में होगा एक्सेप्ट जहां पे हमारे पास ये अनडिफाइंड होगा. बात बराबर ही है. तो अनडिफाइंड होगा या डिफाइंड होगा, तो उसके लिए एक हेल्दी मैथमेटिकल वर्ड यूज करते हैं कि इट इज ट्रू for all x belongs to domain of fx. सबसे आसान सा तरीका, it is true for all x belongs to domain of fx. डोमेन कहने का मतलब क्या होता है, डोमेन ऑफ fx. तो डोमेन ऑफ fx कहने का मतलब ये होता है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए fx डिफाइंड हो. मुझे लग रहा है कि ये x का सारे वैल्यू के लिए ये अंदर का टर्म डिफाइंड है, इसलिए x belongs to R हो गया. ये लग रहा है कि x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा एक्सेप्ट 1, तो हमने 1 को हटा दिया. ये लग रहा है हमारे पास x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा एक्सेप्ट दिस वन इज 0, तो दिस वन इज 0 करेंगे तो x का वैल्यू +-2 हट रहा है. समझ में आ रहा है ना. तो हेल्दी स्टेटमेंट ये होगा, इट इज ट्रू फॉर ऑल x belongs to domain of fx. ठीक है ना. चलिए आइए समझते हैं. k का वैल्यू पॉजिटिव के लिए हमारे पास हो गया, k का वैल्यू नेगेटिव के लिए हमारे पास हो गया. अब k का वैल्यू 0 की बात कर लेते हैं. देखो अच्छे से बच्चा, if modulus of fx equal to k, modulus of fx less than k, modulus of fx greater than k. अब k का वैल्यू मान के चलते हैं हम लोग इक्वल टू 0. देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी आपको ना एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में ही लर्न करना है कि क्वेश्चन अगर इस तरीके का होगा तो हमने क्वेश्चन को ऐसे बनाया था, सॉल्व करने के लिए बताया था, सॉल्व करने के लिए, तो आपको भी उसी तरीके से लेकर चलना है. ठीक है. अगर वो तरीका आपके पास याद ना रहा तो सबसे आसान सा तरीका है कि मॉडुलस को ब्रेक कर दो. आई मीन जो यूनिवर्सल मेथड हम लोग के पास है, मॉडुलस को ब्रेक करो. थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली उससे भी आंसर आपका आ जाएगा. समझ में आ रहा है ना. और फाइनली हम लोग देखना आगे जो भी मॉड का क्वेश्चन करेंगे ना, जो बहुत थोड़ा सा आई मीन गंदा सा एक्सप्रेशन होगा ना, उस गंदे से एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग फाइनली एक्सप्रेशन को, उस गंदे वाले एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन को ना फाइनली हम लोग ब्रेकिंग ऑफ मॉड के फंडे से ही बनाएंगे. आई मीन मॉड को जो स्प्लिट करने वाला मेथड है उसी से हम लोग बनाएंगे. ठीक है ना. इसका तो एक अपना लिमिटेशन है कि अगर फॉर्म ये रहा तभी हम लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. अगर फॉर्म नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास यूनिवर्सल मेथड काम करेगा. एनीवे लेट मी कम टू द पॉइंट. अब k का वैल्यू इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं. फर्स्ट से ये स्टार्ट करते हैं. fx का मॉड इक्वल टू 0, k का वैल्यू 0 है, मीन fx का मॉड इक्वल टू 0. तो पूरे का मॉड इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या होगा, यहां से डायरेक्टली बोल देंगे कि fx का वैल्यू 0 होगा. मॉडुलस का वैल्यू 0, आई मीन टू से कि इनपुट का वैल्यू 0 होगा तभी हमारे पास मॉड का वैल्यू 0 होगा. तो सिचुएशन अगर ये ना, तो डायरेक्ट बोलूंगा इनपुट का वैल्यू इक्वल टू 0. जैसे सपोज करो अगर हमने बोल दिया सॉल्व x² - 6 का मॉड इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलेंगे, x² - 6 इक्वल टू 0, x का वैल्यू ±√6. ठीक है. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग. मॉडुलस ऑफ fx लेस देन k, आई मीन लेस देन 0. तो मॉडुलस ऑफ fx का वैल्यू 0 से छोटा तो खैर कभी नहीं हो सकता है. तो डायरेक्टली इस केस के लिए बोलेंगे x belongs to 5. आई मीन टू से इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैं बोल दूं सॉल्व x² - x का मॉड लेस देन 0. तो मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आई मीन 0 से लेस नहीं हो सकता है. तो आंसर में हम लोग बोल देंगे x belongs to 5. I mean to say there is no any value of x for which the inequation is true. Is that clear or not? Right now? Okay, let me come to the point. Next में हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ fx greater than 0. अब आप बताओ कि मॉडुलस का वैल्यू जब भी होता है, आपको मैंने पढ़ा रखा है मॉडुलस का वैल्यू जब भी होता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब ये बोला गया ग्रेटर देन 0. इसका मतलब यही हुआ कि मैं बोलूंगा इट इज ट्रू if
इट इज ट्रू व्हेन, या इससे ज्यादा अच्छा ये बोल दो, इट इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट fx इक्वल टू 0। ध्यान दो मेरी बात को, इट इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट fx इक्वल टू 0। और अभी मैं इसको काट नहीं रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना। जहां पे fx का वैल्यू 0 होगा उसको हम लोग साइड कर देंगे R में से। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। मैं अभी इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है कुछ। रीजन को भी मैं क्वेश्चन के तरीके से बताऊंगा तो ज्यादा माइंड में सेट हो पाएगा। देखना अच्छे से। देखो, अगर हमने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि सॉल्व x माइनस 4 का मॉड ग्रेटर देन 0 फर्स्ट में, सेकंड में दे दिया x माइनस 4 बाई x का मॉड ग्रेटर देन 0, थर्ड में दे दिया x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड ग्रेटर देन 0। देखो बारी बारी से सबको सॉल्व करते हैं। आप बताओ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना मेरी बात को, तो ये देखो 0 कहां पे है, जहां पे 0 है उसको साइड कर दो इसके सारे वैल्यू में से। तो ये 0 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 पे जाएगा, तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन इसका x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 4। 4 क्यों हटा? क्योंकि हमारे पास 4 पे 0 हो जाएगा, 0 का मॉड 0, 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है, आई मीन उसके अकॉर्डिंगली। फिर मैं देखूंगा ये 0 कहां पे होगा, तो इसको 0 होने का मतलब ये कि सर न्यूमरेटर को 0 करो, तो न्यूमरेटर हमारे पास 4 पे ही 0 होगा, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 4। बट किसी ने बोल दिया नहीं नहीं ये गलत है, एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0 और 4। 0 क्यों हटा समझ में आया? क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। 4 क्यों हटा? क्योंकि 4 पे ये 0 हो जाना है, तो 4 तो वैसे भी हटना है इसके कॉन्सेप्ट से। और 0 क्यों हट रहा है? क्योंकि 0 पे x माइनस 4 बाई एक्स अनडिफाइंड हो रहा है। आई मीन टू से अगर मैं इसके आंसर की मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट, बताओ ये 0 कहां पे होगा, तो मैं बोलूंगा 1 पे होगा। अब ये अनडिफाइंड कहीं पे होगा क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो डिनोमिनेटर 0 प्लस माइनस 2 पे होगा, तो 1 प्लस माइनस 2 एक्सेप्ट होगा। तो व्हाट डज इट मीन बाय दिस कि सर ये जो आपने लिखा है ना ये गलत लिखा है। ध्यान देना, मैं जो बार बार इरेज कर रहा था ना मैं कि अच्छा ये नहीं होगा, अच्छा थोड़ा सा ये कर देता हूँ, थोड़ा ये कर देता हूँ, कुछ सोच सोच करके, तो मैं चाह रहा था कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखूं जहां पे आप उसको गलत कर दो आगे एग्जाम्पल को देखते हुए। और यही रीजन था मैं थोड़ा सोच सोच के लिख रहा था। मैं डायरेक्ट ये स्टेटमेंट भी लिख सकता था एक्चुअली कि इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx बिलोंग्स टू डोमेन of fx except fx equal to 0। क्या बोलना चाह रहे समझ में आ रहा है? कि शुरू में स्टेटमेंट में ये भी दे सकता था, इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल। एक बात ध्यान देना, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सारे बच्चे समझना। तो एक्चुअली जो जेन्युइन सॉल्यूशन होगा, आई मीन टू से जो सही में सॉल्यूशन होगा, मैं बोलूंगा इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx एक्सेप्ट fx इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास है, तो यहाँ पे बताओ पहली बात की इसका डोमेन क्या हुआ, तो x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। अब x बिलोंग्स टू R में हमारे पास ध्यान देना किस वैल्यू पे ये 0 हो गया, तो मैं बोलूंगा 4 पे, तो 4 हमने हटा दिया। अनडिफाइंड किस पे हुआ, 0 पे, तो 0 हमने हटा दिया। ध्यान दे रहे हैं सभी लोग ना? तो इसलिए मैंने इसको काटा। अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन बनाते समय इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो हमने ध्यान देना कि k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए बढ़ा दिया, k का वैल्यू लेस देन 0 के लिए बढ़ा दिया, और k का वैल्यू इक्वल टू 0 के लिए बढ़ा दिया। इसमें एक दो पॉइंट और है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो, अब सिचुएशन अगर हमारे पास ऐसा रहा कि इफ मॉडुलस ऑफ fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक और मैं ले लेता हूं मॉडुलस ऑफ fx लेस देन और इक्वल टू 0। सिचुएशन ये है, अपनी सिचुएशन ये रहा क्वेश्चन का, आई मीन टू से क्वेश्चन का टाइप ये रहा। तो ये प्रैक्टिकल सा आई मीन टू से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली आप इसको फिल भी कर सकते हो। मॉडुलस का वैल्यू जब भी होता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला गया, तो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्यूशन में बोलेंगे x बिलोंग्स टू R। अगर बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, डोमेन लाना पड़ेगा, आई मीन टू से लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx, ये सही हो।
क्यों, समझ में आ रहा है? इसको ऐसा करते हैं एग्जांपल से, अगर मैं बोल देता हूँ सॉल्व फर्स्ट में x बाई x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकेंड में x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, थर्ड में x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 9 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप बताओ कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहीं पे अनडिफाइंड होने वाला है क्या? होगा, 1 पे 1 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड होगा। तो मॉडुलस का वैल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ऑलवेज होगा ही होगा, लेकिन ऑलवेज होने का पहले ये बात ध्यान में रखना है कहीं पे अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है ना, तो हो रहा है 1 पे, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये अनडिफाइंड कहीं पे हो रहा है, कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होगा, तो मैं डायरेक्टली यहां से बोल दूंगा x बिलोंग्स टू r। ये अनडिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा प्लस माइनस 3 पे, तो यहां पे बोल देंगे x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट प्लस माइनस 3। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx। ठीक है, अब तुम बताओ अगर सिचुएशन हमारे पास ऐसा होगा क्वेश्चन का कि मॉडुलस ऑफ fx लेस देन और इक्वल टू 0, तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इट इज ट्रू इफ, इस क्वेश्चन का मीनिंग मेनली यहां से है कि मॉडुलस ऑफ fx इक्वल टू 0, और मॉडुलस ऑफ fx का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि fx का वैल्यू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया कि सॉल्व x स्क्वायर माइनस 4 का मॉड लेस देन और इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे? मॉडुलस का वैल्यू लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा, तो x स्क्वायर माइनस 4 का मॉड का वैल्यू ही 0 होगा। इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन से है, और ये तभी सही होगा जब x स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 0 होगा। आई मीन टू से x इक्वल टू प्लस माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने क्या बोला, सबको समझ में आया? क्लियर है? डाउट है किसी को? ठीक है, तो चलो ध्यान दो, इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में, आप कॉपी कर लेना उस क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन एक एक लाइन में ही आंसर निकालना, क्योंकि सारे बस प्रॉपर्टी पे बेस्ड में दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। बिना प्रॉपर्टी का अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, आगे मैं बताऊंगा उसके लिए, और वो तरीका तो एक्चुअली मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूं किसी न किसी क्वेश्चन में। ठीक है, कि अगर प्रॉपर्टी को अगर नहीं फॉलो कराना है तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आई मीन टू से कि मॉड को ब्रेक करने वाला मेथड। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन आप लिख लो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। चलो कुछ क्वेश्चन लिख लो, आप घर पे बना लेना होमवर्क में। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया है सारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, नहीं बनेगा तो आई मीन टू से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि सर आंसर किसका दे दो, आई विल गिव आंसर। ठीक है ना? वैसे आंसर देने की ज़्यादा जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हूँ, बहुत ईजी वे में सब लोग बना सकते हो उसको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीक बात करते हैं हम लोग। देखो अच्छे से समझना, एक छोटा छोटा सा कुछ पॉइंट और है, उसको समझ लो अच्छे से। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट्स को समझने में फायदा तभी है जब उसका यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन पार्ट को ज्यादा फोकस करना। एप्लीकेशन पार्ट अगर आपका अच्छा है ना, तो गारंटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा भी होगा आपसे नहीं रुकेगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, फिर एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, बढ़िया समझना कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x कब बोल रहे हैं हम लोग? x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस x कब बोल रहे हैं हम लोग? जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। मेरी बात को अच्छे से समझना कि इक्वालिटी साइन मैंने बता रखा है कि आप इस पे दो चाहे इस पे दो। अगर मैं अलग अलग तरीके से लिखूं, ये फर्स्ट पॉइंट मान लूं, ये सेकंड पॉइंट मान लूं, तो मॉड x इक्वल टू माइनस x कब होगा? तो मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। मॉड x का वैल्यू x कब होगा? तो मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली बात कि इसका बताने के पीछे सेंस क्या है, तो मैं बोलूंगा ना, इसको एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में डेवलप कर लो। ध्यान देना मेरे बात को, एज ए प्रॉपर्टी के फॉर्म में डेवलप करो, क्वेश्चन नहीं प्रॉपर्टी, कि मॉड x इक्वल टू x अगर ऐसा लिखा हुआ होगा ना, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉसिबल तभी है जब हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, sin x हो सकता है, log x हो सकता है, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। जैसे सपोज करो अगर मैं इस पे क्वेश्चन राइज करना चाहूं, तो मैं बोल सकता हूं कि सर सॉल्व x स्क्वायर माइनस x का मॉड इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x का वैल्यू निकालना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इसको फॉलो कर रहा है बिल्कुल आराम से? तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन में कि इट इज ट्रू इफ x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बड़े आसानी से साइनस के मेथड से x का वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे? x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
x का वैल्यू आ जाएगा 0 और x का वैल्यू आ जाएगा 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैं मान के चल रखा हूं कि ये सब सारी बातें आप लोगों को पता है, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में हम लोग साइंस के मेथड पढ़ चुके हैं। हम लोग लेना है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आई मीन टू से x इज लेस देन और इक्वल टू 0 यूनियन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इज द फाइनल आंसर। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने का नहीं है, मेरा इंटेंशन ये है कि हमारे पास इसको जो मैंने बोल रखा है कि mod x इक्वल टू x के किस वैल्यू के लिए होगा, उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे, बस इस बात को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये भी बात बता सकता हूं, ध्यान देना सारे लोग, अच्छे से समझना कि हमने क्वेश्चन में ये दे दिया सॉल्व x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का जो मॉड होगा वो इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? मैं बोलूंगा बिल्कुल बड़े आसानी से फॉलो कर रहा है, बड़े आराम से फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं सॉल्व करने का तरीका मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा इट इज ट्रू ओनली व्हेन x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो आप बताओ, हमारे पास साइंस के मेथड से x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में माइंड में कैलकुलेट करते हुए मैं ये लिख दे रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को साइंस के मेथड पता है, क्योंकि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में साइंस के मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। एनीवे, तो हमारे पास लेना है नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो ये इंटरवल x लाइज बिटवीन 1 to 2। बट ध्यान देना इक्वलिटी साइन की जहां तक बात है तो इक्वलिटी साइन हम लोग डिनोमिनेटर के रूट्स पे नहीं देते, न्यूमरेटर के रूट्स पे देते हैं। तो 1 से 2, दिस इज द फाइनल आंसर। तो कैसे यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम में समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना सभी को। अच्छा अब एक बात बताओ, ऑब्जर्व करो यहाँ पे थर्ड, mod x ग्रेटर देन x कब होगा? ऑब्जर्व कर सकते हो, mod x का वैल्यू ग्रेटर देन x कब होगा? दिमाग लगाओ ना, तो लोग कैसे दिमाग लगाओ, तो बोलो जरा सोचो, x का वैल्यू या तो पॉजिटिव लोगे या फिर नेगेटिव लोगे या फिर जीरो लोगे। आई मीन x का वैल्यू एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, एक बार जीरो ले लो। x का यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, तो तीनों पॉसिबिलिटी के लिए देख लेते हैं कि ये किसको फॉलो करता है। चलो x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, x का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, सपोज करता हूं लेता हूं 1, तो 1 का mod 1 इज ग्रेटर देन 1, पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव के लिए पॉसिबल नहीं हुआ। 0 लेते हैं तो 0 ग्रेटर देन 0, पॉसिबल नहीं है। चलो नेगेटिव लेते हैं, -1 लेते हैं, तो -1 का mod 1 इज ग्रेटर देन -1, पॉसिबल है। आई नीड टू से मैं बोल सकता हूं ये पॉसिबल तभी है जब x इज लेस देन 0। तो क्या उसी तरीके से बोल सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन x पॉसिबल कब होगा? तो बोलो सर सबसे पहली बात कि mod x का वैल्यू लेस देन x तो कभी नहीं होगा। मेरी बात को अच्छे से समझना, x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो 1 इज लेस देन 1, पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 लेस देन 0, पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, हमारे पास -1, तो -1 का mod 1 विद नेगेटिव 1 लेस देन -1, पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली बोल देंगे x बिलोंग्स टू 5। ये ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसको बताने के पीछे रीजन क्या था, समझ में आया था ना? तो सेम रीजन है यहाँ पे भी है। आई मीन टू से कि क्वेश्चन का टाइप ये होगा तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे, क्वेश्चन का टाइप ये होगा तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलो आप बताओ, अगर हमने 5 में कह दिया मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये कब पॉसिबल होगा? अच्छे से ध्यान देना, पहले बताओ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x कब पॉसिबल हुआ? तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x लेस ग्रेटर देन x कब पॉसिबल हुआ? तो लेस देन 0। तो यहाँ पर दोनों साइन है, तो दोनों साइन इसका मतलब एक मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, ये एंड ये दोनों होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 दोनों मिलाकर मैं बोल सकता हूं ना कि यहां से कि x बिलोंग्स टू r, x के सारे वैल्यू के लिए होगा। तो उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू मैं लेस देन x, तो मैं बोलूंगा इसी का ये नॉन इवेंट हो गया हमारे पास, तो ये सारा वैल्यू तो ये लेके चला गया, तो ये लेके चला गया, तो इसके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं बचा, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू 5। मतलब इसको ना एज ए प्रॉपर्टी के फॉर्म में नहीं, एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से आंसर निकालेंगे। जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरीके का दे दिया, सॉल्व द फॉलोइंग, फर्स्ट में हमने दे दिया आपके पास x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का जो मॉड है वो ग्रेटर देन x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 सॉल्व करना है। तो बताओ ये इसको फॉलो कर रहा है ना, तो यहां से सॉल्यूशन में बोल सकते हैं ना हमारे पास ये पॉसिबल तभी है जब x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन 0, और बड़े आराम से साइंस के मेथड से x का वैल्यू निकाल सकते हो, है कि नहीं है? चलो सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर देता हूं आपके पास कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो मॉड है हमारे पास, मैं बोलता हूं लेस देन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। बात बराबर, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यही टर्म आएगा। तो देखो तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसको फॉलो कर रहा है, तो डायरेक्टली आंसर में बोल देंगे x बिलोंग्स टू 5। देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन इज ट्रू।
मतलब ये x में चल तो जरूर रहा है, x में मैंने बता तो दिया आपके पास, बट ये x के जगह पे तुम कुछ भी पुट कर दो वो सबके लिए वैलिड होगा। अगर यहाँ पर हमारे पास fx कर दो तो ये fx हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं fx कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास ये log x कर दो तो ये log x होगा, तो ये log x यहाँ पे कर देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरीके से अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की मैं बात बोलूं कि मैं बोल दूं सॉल्व x to the power 4 minus 5x cube plus 6x square minus x plus 1 पूरी का मॉड मैं बोल देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू x to the power 4 minus 5x cube plus 6x square minus x plus 1 सॉल्व करना है मेरे को। तो क्या बता सकते हो कि ये इसको तो फॉलो कर ही रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर में बोल देंगे x belongs to r all real values। क्या बोलना चाह रहे समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन में ये दे देता तो देखो अच्छे से, अगर मैं क्वेश्चन में ये दे देता कि सॉल्व x to the power 4 minus 5x square plus x minus 1 का मॉड is less than x to the power 4 minus 5x square plus x minus 1। तो आप बताओ ये इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है हमारे पास, तो फॉलो कर रहा है तो x belongs to 5, तो यहां से भी मैं बोल दूंगा आंसर में x belongs to 5। मतलब एज अ प्रॉपर्टी नहीं, एज अ क्वेश्चन का टाइप आप याद कर लो इसको कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा ना, इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर मैं इस तरीके से निकालूंगा, इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर मैं इस तरीके से निकालूंगा। ये ध्यान देना सारे लोगों को, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए आज का मॉडल्स का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे और बहुत सारा अभी मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।